नमस्कार। माँ भारती चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरा आज का निबंध भारतीय किसान पर है। भारतीय किसान कितना कठिन परिश्रम करके अन्न का उत्पादन करते हैं, उनकी स्थिति कितनी दयनीय होती है, इस निबंध में दर्शाया गया है। जिस वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। भारतीय किसान जिस देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ किसान हो, जिस देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ किसान हो, जिसकी जनसंख्या की चादर का प्रायः 8/10 भाग किसानों के द्वारा बुना जाता हो, जो किसान ब्रह्मा की तरह उत्पादन करते हों और विष्णु की भांति परिपालन, उन्हीं का जीवन रुदन का आख्यान हो, आंसुओं का प्लावन हो, यह बड़ा आश्चर्यकर प्रतीत होता है। जोरों को जर बना देने वाली जाड़े की सुबह हो, लू की लपटों से दिग्दिगंत को झुलसा देने वाली ग्रीष्म की उदास दोपहरी हो, अथवा बिजली की नागिनें गिराती बरसात की भयानक रात हो, हमारे किसान महान साधक की भांति अपनी साधना में संलीन रहते हैं। सरदार पूर्ण सिंह ने कहा है कि उनका खेत ही उनकी हवनशाला है, जिसमें वे अपने शरीर का ही हवन किया करते हैं। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती है। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की उपज है। कर्मयोगी किसान को न तो वनिता की ममता है, न सुध का स्नेह ही खींचता है। उषा की पहली किरणों का अभिनंदन वह अपनी मेर पर करता है। अस्ताचलगामी किरणों का पूजन वह चरागाह से लौटकर आती हुई गायों की ग्रीबाओं में बजने वाली घंटियों से करता है। उसके लिए उसका खेत ही मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है। उसके जीवन में मनोरंजन का स्थान नहीं, विश्राम का कोई प्रोग्राम नहीं। ऋतुओं के बर्छे पर बर्छे खाकर भी उसका वज्र शरीर अपनी एकलव्य साधना में लीन रहता है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने ठीक ही कहा है, बरसा रहा है रवि अनल भूतल तवा सा जल रहा, बरसा रहा है रवि अनल भूतल तवा सा जल रहा है, चल रहा सनसन पवन तन से पसीना ढल रहा। तब भी कृषक मैदान में करते निरंतर काम है, तब भी कृषक मैदान में करते निरंतर काम है, किस स्वार्थ के हित वे अहो लेते नहीं विश्राम है। भारतीय किसान के लिए राष्ट्र के मैथिली शरण गुप्त ने बड़ा ही सुंदर पंक्तियाँ लिखी हैं। भारतीय कृषकों की दीनावस्था के एक नहीं अनेक कारण हैं। पहला कारण उनकी बेहद गरीबी। इस गरीबी के कारण ही वे खेती के आधुनिक और विकसित उपकरण नहीं खरीद पाते। वे न सिंचन का प्रबंध कर पाते हैं, न खेतों में उर्वरक डाल पाते हैं, न उत्तम बीज खरीद पाते हैं। दूसरा कारण है उनकी घोर अशिक्षा। अशिक्षा के कारण ही वे रूढ़ियों के दास बने हुए हैं। उनकी धारणा है कि उर्वरक डालने से कुछ दिनों के बाद भूमि बंध्या हो जाएगी, अतः अच्छा है कि खेत को सर्वदा प्रसूता बनाने के लिए उसमें खाद न डाली जाए। चूँकि उनमें शिक्षा नहीं है, इसलिए वे गोबर के महत्व को भी नहीं जानते। वे वैसे उत्तम पदार्थ के गोईठे बना डालते हैं। मवेशी के द्वारा छोड़ी गई घास से वे कंपोस्ट बनाना नहीं जानते। वे कृषि संबंधी पत्रिकाएं नहीं पढ़ते, इसलिए उत्तम कृषि की पद्धतियों से परिचित नहीं। वे उत्तम प्रकार के बीजों की जानकारी भी नहीं रखते। तीसरा कारण है हमारे कृषक भी खेती को उत्तम नहीं मानते। वे अपनी सिद्ध चाकरी को उत्तम मानने लगे। कोई किसान नहीं चाहता कि उसका बेटा कृषि की शिक्षा प्राप्त कर विकसित पद्धति से खेती करे। डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। सामान्य शिक्षित या अल्प शिक्षित व्यापारी अपने बेटे को वाणिज्य की शिक्षा देकर व्यापारिक प्रशिक्षण प्रदान कर कुशल व्यापारी बनाना चाहते हैं, किंतु कृषक नहीं चाहते कि उनका बेटा कृषि की शिक्षा प्राप्त कर समुन्नत कृषि करे। वे अपने बेटों को मामूली किरानी बनाना चाहते हैं, कृषक नहीं। जब तक कृषकों की यह मनोवृत्ति नहीं बदलेगी, तब तक न तो उनकी स्थिति में सुधार आएगा, न देश की स्थिति में। चौथा कारण है प्रकृति के प्रति निर्भरता। हमारे देश की खेती बहुत कुछ मानसून की कृपा पर निर्भर है। कुसुमों से लाख पूजा करने के बाद भी जब बादल महाराज नहीं पिघलते, तब फिर किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। खेत में फसल उगाई नहीं जा सकती। सारी धरती मरुभूमि जैसी मालूम पड़ती है। कभी कभी जब बीच में इंद्र भगवान दगा दे जाते हैं, मुरझाती कोपलों के साथ किसानों की कपोल भी मुरझा जाते हैं। कभी कभी अतिवृष्टि या बाढ़ जब अपनी सर्वग्रासनी लपलपाती जुआएं खोलती है,
तब फिर लहलहाते खेतों का वैभव क्षण भर में विवर्ण हो जाता है। इधर भारत सरकार तथा प्रांतीय सरकारों ने भारतीय कृषि की इस व्यवस्था की ओर काफ़ी ध्यान दिया है। अतिवृष्टि एवं बाढ़ के प्रकोप को रोकने के लिए तटबंध बनाए जा रहे हैं। सिंचाई के लिए कूपों, नलों, नहरों और सरकारी ट्यूबवेलों से पानी का प्रबंध किया जा रहा है। आधुनिकतम कृषि ज्ञान देने के लिए हर राज्य में कृषि ज्ञान देने के लिए हर राज्य में कृषि विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। गांव-गांव में कृषि की जानकारी के लिए कृषि पदाधिकारी भेजे जा रहे हैं। कृषि के उत्तम बीज तथा खाद की व्यवस्था की जा रही है। गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्म सोना, कल्याण आदि का प्रचार किया जा रहा है। साल में 3 फसल देने वाले धान रोपे जा रहे हैं। गहन कृषि योजना चालू की जा रही है तथा किसानों को ट्रैक्टर प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की जा रही है। सिंचन यंत्र किस्तों पर दिए जा रहे हैं। आर्थिक अभाव को दूर करने के लिए बैंकों से भी ऋण की व्यवस्था की जा रही है। हरी क्रांति से भारतीय किसानों के मध्य नई ऊषा आने वाली है, किंतु यह ऊषा तभी चिरस्थायी नहीं हो सकती है जब कृषकों का देशव्यापी संघ हो, उनकी उपज का मूल्य निश्चित हो, उनकी फसल का बीमा हो, उनकी उपज पूंजीपति मनचाहे मूल्यों पर न खरीदें। क्रेता और कृषक के बीच जो मुनाफा मारने वाले सेठ साहूकार हैं, उन्हें समाप्त कर देना भी बड़ा आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कृषकों को हम हेय दृष्टि से देखना छोड़ें तथा उन्हें राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा भी उचित सम्मान मिलना चाहिए। यदि कोई नर्तक या वादक राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री, पद्म विभूषण आदि से सम्मानित किया जाता है, तो जिनके अन्न से उनके मन के तार बजते हैं, उन्हीं कृषकों को सम्मानित न किया जाए, यह अनुचित है। इस प्रकार हमें अनेक प्रकार से कृषि कर्म को सुरक्षित एवं सम्मानित बनाने की आवश्यकता है। प्रसन्नता की बात है कि अब भारत सरकार उन्नत कृषि करने वाले कृषकों को कृषि पंडित, कृषि श्री आदि की उपाधि से विभूषित करने लगी है, किंतु छोटे किसानों की कम तथा टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त भूमि, बड़े किसानों की अशिक्षा और नई पद्धतियों के प्रति उदासीनता तथा सरकारी कर्मचारियों की पूर्ण तत्परता के अभाव के कारण किसानों का जैसा भाग्योदय अभिषिक्त है, वैसा नहीं हो पा रहा है। सरकारी योजनाओं की गंगोत्री अब भी उनके जीवन में पूर्ण रूप से नहीं उतर रही है। अब वह समय शीघ्र आने वाला है जब भारतीय किसान कापालिक की भांति नहीं रहेंगे, भिखमंगों की दलित जिंदगी नहीं व्यतीत करेंगे, वरन वे अमेरिका, रूस, जापान तथा हॉलैंड के किसानों की भांति बिल्कुल संपन्न, समृद्ध एवं जीवन स्तर के आधुनिक साधनों से युक्त रहेंगे। खेतों में काम करने के समय भले ही वे श्वेत कणों की माला पहने, किंतु वहाँ से निकलने पर वैसे ही वातानुकूलित कक्षों में रहेंगे जैसे संपन्न नागरिक रहा करते हैं। पंजाब, हरियाणा के अनेक किसानों ने अपने अध्यवसाय से साबित कर दिया है कि ऐसा संभव भी है। कृषक भारतीय जीवन की मेरुदंड है। वे भारतीय समाज की केंद्रस्थ धुरी, अतः उनके विकास, उद्धार और उन्नयन से ही भारत का विकास, उद्धार एवं उन्नयन संभव है। भारत का भविष्य भारतीय किसानों का भविष्य है। अब हमें गाँव में स्वर्ग उतारना है, नंदन कानन बसाना है, युगों से कृषकों की म्लान मुखाकृति पर मुस्कुराहटों के फूल खिलाने। कृषक मानव जाति की विभूति, जिसने अनाज के दाने उपजाए, पौधों के पत्ते लहराए, वह मानवता का महान सेवक है और उसका महत्व किसी भी राजनीतिज्ञ से कम नहीं। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।